आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं रवीना प्रवीण केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के भिवानी जिला में आने वाले सदर थाना क्षेत्र से। यहीं भिवानी ओल्ड बस स्टैंड के पास गुजरों की ढाणी नामक एक इलाका पड़ता है, जहां 2 मंजिला का एक घर है, यादव भवन। इसी घर में 32 साल की यह महिला रहती थी, रवीना राव, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इसके पति का नाम है प्रवीण यादव, जो 35 साल के थे। ये एक ड्राइवर थे, कभी ट्रक चलाना तो कभी टेम्पो चलाना। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स जैसे गिट्टी, बालू इसका ट्रांसपोर्ट करते थे। इनका 6-7 साल का एक बेटा भी था, मुकुल, जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता था। परिवार के बाकी लोगों के बारे में बताएं तो प्रवीण के पिताजी भी थे, सुभाष यादव, जो हलवाई का काम करते थे। शादी विवाह के फंक्शन में खाना बनाना। रवीना की सास या प्रवीण की माताजी का देहांत हो चुका था। प्रवीण के 2 भाई भी थे। एक भाई संदीप यादव, जिनकी शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी घर के ही ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। संदीप पंचकुला में ड्यूटी करते थे। प्रवीण अपनी पत्नी और बेटे के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। इनके एक बड़े भाई थे, जो अपने परिवार के साथ कहीं और पर रहते थे। इन लोगों के अलावा कुछ और रिश्तेदार थे, चाचा, ताऊजी। वो लोग भी अपने अपने परिवार के साथ आसपास में रहते थे। पूरा परिवार खुशहाल था, मिलजुल कर रहते थे। सभी में अच्छी बनती थी, भले ही अपना अलग बना खा रहे हों। यहाँ पर रवीना राव शॉर्ट फिल्म्स में, ड्रामा में, नाटक में एक्टिंग किया करती थी, जो यूट्यूब पर रिलीज होता। शॉर्ट फिल्म बनाने वाले जो लोग थे, उनमें ये मेंबर बन चुकी थी। अक्सर ये इसी काम की वजह से ज्यादातर समय बाहर ही रहती थी। कभी कभी टाइम मिलने पर घर आती। 26 मार्च 2025 रवीना अपने बेटे के कुछ काम के सिलसिले में घर पर आई हुई थी और अब इसको वापस जाना था। आज ही के दिन, यानी 26 मार्च को। इसी दिन परिवार के लोगों ने ध्यान दिया कि प्रवीण सुबह से दिख नहीं रहा है। वह अभी अक्सर बाहर ही रहता था। ड्राइविंग का काम था, सामान ट्रांसपोर्ट करना। हो सकता है कि सुबह सुबह ही काम पर चला गया हो। फिर भी परिवार के किसी सदस्य ने रवीना से पूछा कि प्रवीण कहाँ है। सुबह से दिखा नहीं। ये भी घर से निकल ही रही थी। इसको भी अपनी टीम के पास जाना था वीडियोस बनाने। ये कहती है कि इसे भी कोई आइडिया नहीं। जाने से पहले उन्होंने नहीं बताया। इसने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा है। कल की तारीख में, यानी 25 मार्च की शाम में 8 बजे के आसपास वो घर पर लौटे थे और नॉर्मली भोजन करके सो गए थे। रवीना भी रोज की तरह समय से खा पीकर सो जाती है और बेटे को भी सुला देती है। इसने आगे बताया कि भोर में 3 बजे के आसपास इसकी नींद खुली, क्योंकि इसे कुछ हलचल सुनाई दिया। ये बाहर आकर देखती है। इसने देखा कि इसका पति प्रवीण सीढ़ी पर बाहर बैठा हुआ है और बीड़ी पी रहा है। ये देखकर पत्नी इस पर गुस्सा होती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो, चलकर सो जाओ। वो कहते हैं ठीक है। इसके बाद पत्नी वापस सोने चली गई थी। यही आखिरी बार था जब पत्नी ने अपने पति को देखा था। फिर सुबह में जब ये उठी तो घर पर प्रवीण नहीं मिले। ऐसा कोई पहली बार भी नहीं था, जो अजीब लगेगा। वह कभी कभी सुबह में ही चले जाते थे। यही सोचकर सभी लोग नॉर्मल थे। ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। सभी अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। रवीना भी घर से चली गई। अब धीरे धीरे 1-2 दिन गुजरता है। 28 मार्च को रवीना वापस काम से फ्री होकर घर लौटी। इस बार इसने देखा कि घर पर लोग परेशान बैठे हैं। अफरा तफरी मची है। पता चला कि प्रवीण अभी तक घर नहीं लौटा है और ना ही वह फोन उठा रहा है। परिजनों ने अपने जानने वालों, उसके दोस्त यार, जहां पर यह काम करता था, हर जगह पर पता किया, लेकिन प्रवीण कहीं पर भी नहीं था। ये सब देखकर पत्नी भी घबरा जाती है। आखिर वह कहां चले गए? अभी तक हर रिश्तेदार को प्रवीण की गुमशुदगी की बात पता चल चुकी थी। सभी अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से पता करने की कोशिश कर रहे थे। आज ही के दिन, यानी 28 मार्च को, एक और घटना होती है। एक राहगीर दिनोद रोड से होकर गुजर रहे थे। ये इलाका भी सदर थाना क्षेत्र के अंदर में आता है। जब राहगीर नाले के पास से गुजरे तो उन्हें अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। हालांकि नाले से बदबू आना लाजमी है, मगर यह बदबू कुछ ज्यादा ही थी। ऊपर से नाला भी इतना गंदा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसी बदबू आएगी।
किनारे पर कुछ कुत्ते भी मंडरा रहे थे, भौंक रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई संदिग्ध चीज देखी हो। ये सब नोटिस करके राहगीर को भी कुछ खटकता है। अब ये भी नाले में झांक कर देखते हैं। जब इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया तो लगा कि शायद कोई इंसानी हथेली है। ऊपर घास फूस और पेड़ की टहनियां थीं, पत्तियां थीं, इसलिए साफ साफ समझ नहीं आया। राहगीर को देखकर कुछ और लोग भी वहां पर आते हैं। सबको ही अजीब लगा। फौरन ही इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और नाले को चेक किया जाता है। जिस बात का डर था वही यहां पर होता है। नाले में कोई शख्स पड़ा हुआ था। शायद वो जीवित ना हो। स्थिति बहुत बुरी थी। लगा कि काफी दिनों से यहां पड़ा होगा, डिकम्पोज हो रहा था। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम भी यहां पर आती है ताकि और भी सबूत इकट्ठा कर सकें। देखने से लगा कि ये कोई 35 से 40 साल का आदमी होगा, मगर इसको पहचानना मुश्किल था। काफी दिनों तक पानी में रहने की वजह से चेहरा पहचाने लायक नहीं था। इसके शरीर पर कोई चोट वगैरह के भी निशान नहीं पाए गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब थोड़ा और ध्यान से जांच करती है तो मिला कि एक हाथ पर टैटू बना हुआ है, जैसे कोई नाम लिखा हो। ये एक अहम सुराग हो सकता था। पहचान पता करने में पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया। हालात को देखकर यह भी समझना मुश्किल था कि यह कोई हादसा था, जैसे कि कोई फिसलकर कोई गिर गया हो, किसी नशे में रहा हो, या फिर जानबूझकर कोई अनहोनी किया है, कोई घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले काम था मृतक की पहचान पता करना। पुलिस ने घटना की सारी तस्वीरें लीं। कुछ लोकल मीडिया और अखबार को भी इस घटना के बारे में पता चल चुका था। वो लोग भी खबरें छापने लगे, दिखाने लगे। सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स आसपास के थानों में भी बात करते हैं, पूछते हैं। चूंकि शव 3-4 दिन पुराना था तो जरूर किसी थाने में कोई कंप्लेन लिखाया हो। यदि इस हाइट का इस उम्र के किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेन है तो जरूर सूचित करें। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। ये 28 मार्च की ही तारीख थी। धीरे धीरे ये पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन पहचान नहीं पता चली। अब अगले दिन 29 मार्च को इस घटना की खबर अखबारों में छपती है कि दिनोद नाले में ऐसा ऐसा कोई मिला है। अगर कोई जानता हो तो आकर पहचान करें। ये खबर प्रवीण के घर वाले भी पढ़ते हैं। ऐसे कपड़े तो प्रवीण भी पहनता था। हाथ में टैटू बना हुआ है, नाम लिखा है। ये सब कुछ देखकर घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है। कहीं वो प्रवीण ही तो नहीं है। अब कुछ परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर लावारिस शव देखते हैं। वैसे प्रवीण के हाथ में इसी के नाम का टैटू था, उसने बनवा रखा था। परिजन उसके टैटू को देखकर और उसके कपड़ों को देखकर पहचान जाते हैं, ये प्रवीण ही था। शिनाख्त के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई संदिग्ध चीज नहीं निकलती है। नाले के गंदे पानी की वजह से सड़ने का प्रोसेस और भी तेज हो गया था, जिससे पोस्टमार्टम में साफ साफ कुछ पता नहीं चलता है। ये संदिग्ध परिस्थितियों में कोई मृत्यु हुआ या कोई हादसा था। वैसे प्रवीण दारू वगैरह भी पीता था, शराब का आदी था, नशे करता था। हो सकता है कि नशे में नाले में गिर पड़ा हो और फिर निकल न पाया हो। शायद ये हादसा होगा। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था। प्रवीण की पत्नी, सभी लोग बहुत दुखी थे। रवीना अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा बिलख रही थी, रो रही थी। बेटे के ऊपर से उसके पिता का साया उठ गया। अब आगे का जीवन कैसे काटेंगे? प्रवीण अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम भी करता था। आगे प्रवीण का अंतिम संस्कार हो जाता है। रवीना का मायका रेवाड़ी जिले के जुड्डी नामक गांव में है। जब भी अपने बेटे को देखती थी, पिता को देखती थी, तो रोने लगती थी, बिलखने लगती थी। हर कोई इस घटना से दुखी था। बेटी का ये दुख पिता से देखा नहीं जाता है। सबको लग रहा था कि वो कोई हादसा है, नशे में गिरा होगा। रवीना के पिता ने अपने समधी यानी प्रवीण के पिता से कहा कि एक बार पुलिस से जांच कराने की मांग करनी चाहिए, शायद कुछ निकल जाए। पुलिस भी यहां पर एक बात को लेकर हैरान थी। अगर 26 मार्च से प्रवीण गायब है और 1-2 दिनों के बाद 28 मार्च को नाले में मिला, तो इस बीच परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? धीरे धीरे अंतिम संस्कार को 10-12 दिन बीत जाते हैं। किसी को कोई संदेह नहीं था, पर इसी महीने
प्रवीण के छोटे भाई और चचेरे भाई को दाल में कुछ काला लगता है। भाई इतना भी नशा नहीं करता था कि खुद को संभाल ना पाए, और वो उस जगह पर नाले के पास क्यों जाएगा? क्या करने जाएगा? वो जगह घर से करीब 6 किलोमीटर दूर था। क्या प्रवीण 6 किलोमीटर पैदल जाएगा, वो भी देर रात में? अगर ये दिन में जाता तो कोई ना कोई देख लेता। पूरे रास्ते में हलचल रहती है, पर ये रात में गया होगा। लेकिन वहां पर जाने की वजह क्या रही होगी? अब ये लोग अपने ही लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं। थोड़ा सबूत जुटा लें तो पुलिस के पास जाएंगे। आस पड़ोस के सभी लोग जानने वाले थे। कुछ कुछ घरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। इन्होंने उनसे बात किया और 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च के दिन तक की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। शाम के 8:30 बजे के आसपास प्रवीण काम के बाद घर पर लौटे थे। ये कैमरे में साफ साफ दिखाई दिए। गलियों से होते हुए घर की तरफ चले गए। अब इसके आगे की फुटेज देखे गए। आखिर ये कितने बजे बाहर निकले थे? भाभी के अनुसार 3 बजे तक वो जाग रहे थे। इसका मतलब कि उसके बाद ही गए होंगे। यहां पर हैरानी की बात थी, किसी भी कैमरे में प्रवीण जाते हुए नहीं दिखते हैं। फिर ये बिना निकले ही उस नाले तक कैसे पहुंच गए? अब परिजनों ने 3 बजे से पहले की फुटेज देखना शुरू किया। घर के आसपास के कैमरों में रात के 11 बजे एक बाइक दिखाई दी। उस पर एक आदमी हेलमेट लगाए जा रहा था। ये ऐसे था जैसे कि आसपास घूम रहा हो, जानबूझकर। कुछ मिनट तक ये घूमता है, फिर चला जाता है। फिर 11:30 बजे के आसपास ये वापस आता है। वही हरकत करता है, घूमता है, फिर चला जाता है। इसके बाद ये तीसरी बार आधी रात में 12:55 के आसपास दिखाई दिया। इस बार ये 3-4 कैमरों में अलग अलग एंगल पर दिखता है। केवल यही गाड़ी था जो बार बार आ जा रही थी, और कोई नहीं था। इसके अलावा किसी और की हलचल नहीं थी। तीसरी बार में लगा कि इसके बाइक पर और भी लोग बैठे हुए हैं। ये तो हेलमेट पहने हुए बाइक चला रहा था, और पीछे एक महिला बैठी हुई थी। उसका भी चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसने खुद को कवर किया हुआ था। इनके बीच में चादर में ढका हुआ कुछ और भी था, कोई सामान या कोई इंसान। महिला उसको पकड़े हुई थी। उसके पैर रोड से टच हो रहे थे, जबकि उसको अपना पैर बाइक के फुट रेस्ट पर रखना चाहिए। 11 अप्रैल तक घर वालों ने पुलिस को ये फुटेज दिखाई और कहा कि आपको जांच करनी चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है। पुलिस को भी यहां पर कुछ संदिग्ध लगा। प्रवीण और रवीना की शादी साल 2017 में हुई थी। वो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक नजर में ही लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और शादी करने को तैयार हो गए थे। हालांकि प्रवीण के जो पिता थे, उन्होंने थोड़ा विरोध जताया, लेकिन फिर ये भी बाद में मान जाते हैं। फिर धूमधाम से रीति रिवाज से शादी होती है। प्रवीण ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद ड्राइविंग का काम करने लगे थे। वहीं रवीना 10वीं पास थी। उसके बाद ही उसकी शादी हो गई थी। ससुराल में आने के बाद उसने आगे की पढ़ाई की। आईटीआई में सिलाई कढ़ाई का कोर्स करती है। 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करती है। सब कुछ अच्छे से सीखने के बाद इसने सिलाई सेंटर भी शुरू किया, जहां पर ये बाकी लड़कियों को सिखाने लगी, ट्रेनिंग देने लगी। काफी दिनों तक ये सिलाई सेंटर चलाती भी है। इसमें सभी लोग इसका सहयोग भी कर रहे थे। फिर लॉकडाउन का समय आता है। उस दौरान लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। अब सोशल मीडिया पर ट्रैफिक आता है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इसी बीच रवीना भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज करना शुरू कर देती है। इसको रील्स देखने की आदत पड़ गई। देखते देखते इसने सोचा कि अब इसे भी सोशल मीडिया पर फेमस होना है, लोग इसको भी जाने। इसने जनवरी 2023 में इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और वहां पर डांस की रील्स बनाने लगी। धीरे धीरे इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। ये अपने इलाके में फेमस होने लगी। आसपास के लोग भी इसको देखने लगे। ससुराल के लोगों ने जब ये देखा और प्रवीण के दोस्तों ने देखा, तो वे प्रवीण को बताते हैं। वो लोग ताने भी मारते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है, कैसे डांस कर रही है। ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ी सभ्यता दिखानी चाहिए, मर्यादा में रहे। शुरू में प्रवीण ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। इसे अपनी पत्नी के रील्स बनाने से ज्यादा आपत्ति नहीं थी। सोचा कि घर पर अकेली बैठी है, बोर हो रही होगी, इसीलिए टाइम पास के लिए बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अपने बेटे के साथ भी रील्स बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे रवीना का वीडियो बनाने का नशा और भी बढ़ता है।
आपने देखा होगा, अगर कोई लड़की या महिला वीडियो बनाती है तो लोग उसके कमेंट में अजीब अजीब चीजें लिखते हैं, भले वो शादीशुदा हो या अविवाहित हो। कई लोग तो मैसेज भी करते हैं बात करने के लिए। जब प्रवीण इन सब चीजों को देखता है तो इसे थोड़ा अजीब लगा। इसने कहा कि थोड़ी ढंग की रील बनाओ ताकि लोग ऐसे कमेंट ना करें, या फिर कमेंट्स ऑफ कर दो, मैसेज बंद कर दो, लोग गलत चीजें लिख रहे हैं। लेकिन रवीना को ये तारीफें पसंद आ रही थीं। सोचती कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जब उसके थोड़े फॉलोअर्स बढ़े, ये थोड़ी फेमस हुई, तो वहां के जो लोकल क्रिएटर्स थे, जो यूट्यूब पर काम करते थे, शॉर्ट फिल्में बनाते थे, वो इसे अप्रोच करते हैं। तुम्हें रील्स बनाने के साथ साथ एक्टिंग भी करनी चाहिए, एक्टिंग से पैसे भी मिलेंगे। ये देखने में भी ठीक ठाक थी। अब ये उनके साथ यूट्यूब पर काम करना शुरू कर देती है। पर वीडियो के लिए इसे 2 से 2,500 रुपए मिलते थे। ठीक ठाक कमाई होने लगी थी। अब इसे वीडियो बनाने के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता था और कई कई दिन तक ये बाहर ही रहती थी। यहां से प्रवीण थोड़ा बेचैन होता है, गुस्सा होता है। घर पर रहकर रील बनाओ ठीक है, कुछ घंटे के लिए बाहर चली जाओ तो भी ठीक है, लेकिन इतने इतने दिन बाहर क्यों रह रही हो? हफ्तों हफ्तों ये बाहर रहती थी। कुछ अता पता नहीं होता था। ऐसे तनाव पति पत्नी के भी शुरू हो गए। ये 2023-24 के आसपास की बात है। जब प्रवीण थोड़ा दबाव देता है तो रवीना मान जाती है और बाहर जाना बंद कर देती है। वीडियोस में काम करना बंद कर दिया। अब ये घर पर ही रहकर रील बनाने लगी। इधर प्रवीण के भाई और चेहरे भाई ने सीसीटीवी कैमरे में वह संदिग्ध बाइक देखी तो इन्हें उसमें कुछ जाना पहचाना लगता है। वो बाइक चलाने वाला आदमी रवीना के साथ नाटक में काम करने वाला लग रहा था, क्योंकि वह कभी कभी घर पर आता था काम के सिलसिले में, और पीछे बैठी वो महिला भी रवीना लग रही थी। यही चीज उन्होंने पुलिस को बताया। अब पुलिस भी प्रवीण के घर से लेकर उस नाले तक के सभी कैमरों के फुटेज निकलवाती है, अच्छे से जांच करना शुरू करती है। कई और कैमरों में भी वो संदिग्ध बाइक दिखती है जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। वे दिमोद नाले की तरफ जाते हुए दिखे, 12:55 के आसपास। फिर 1 घंटे बाद वही बाइक वापस लौटता है। लौटते हुए केवल 2 लोग ही मौजूद थे। बाइक पर बीच में जो कोई बैठा हुआ था या कोई सामान रखा हुआ था, वो चीज नहीं था। पुलिस ने बाइक के नंबर प्लेट पर भी ध्यान दिया तो लगा कि इसे छिपाने की कोशिश की गई है। शायद गीली मिट्टी इस पर चिपकाया गया हो। यह भी संदेह करने की बहुत बड़ी वजह थी। और भी पुख्ता करने के लिए पुलिस ने रवीना के कॉल डिटेल्स निकाली और 25 मार्च की मोबाइल टावर लोकेशन भी निकाली जाती है। कहां कहां पर यह गई थी। इसके कॉल डिटेल में एक संदिग्ध नंबर मिला जिस पर यह हमेशा बात करती थी। 25 मार्च के दिन में भी बात किया, रात को भी बात किया। इस नंबर की लोकेशन और रवीना की लोकेशन 25 मार्च की देर रात में सेम जगह पर थी। यानी वो 2 लोग जो बाइक पर बैठे हुए थे वो यही थे, और बीच में हो सकता है कि प्रवीण हो। घर वालों ने पहले ही अपना शक जता दिया था प्रवीण की पत्नी रवीना पर। 24 घंटों के अंदर ही पुलिस रवीना को थाने ले जाती है और सख्ती से बात करती है। इसे भी समझ में आ गया कि अब सच छिपाना मुश्किल है। इसने गुनाह कबूल कर लिया। इसने कहा, हाँ, इसका पति प्रवीण ही था बाइक पर बीच में, और बाइक चलाने वाले का नाम था सुरेश राघव। 29 साल का ये आदमी हिसार जिले के हांसी के प्रेमनगर गांव का रहने वाला था। ये शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ये आदमी भी रवीना के साथ नाटक में काम करता था, यूट्यूब वीडियो बनाता था, यूट्यूबर था। सुरेश 5 बहनों का इकलौता भाई था। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 बहनें अभी पढ़ाई कर रही थीं। घर में दादी, माता पिता, 2 बहनें, पत्नी और 2 बच्चे थे। 2 मंजिली का ये मकान था इसका। इसके पिता रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते थे। केवल 19 साल की उम्र में सुरेश की शादी हो गई थी। ये 12वीं तक पढ़ा था। क्योंकि पिता रेलवे में ठेके पर नौकरी करते थे तो इसी तरह से बेटे सुरेश की भी वहीं पर जॉब लगवा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर। लेकिन ये केवल 2 साल ही नौकरी करके छोड़ देता है। इसके बाद ये वीडियोस बनाने लगा। घर वाले पूछते तो कहता कि वीडियो बनाता हूं, लेकिन इसने कभी भी अपना काम नहीं दिखाया। ये हमेशा घर से बाहर रहता था। महीने 2 महीने में एक बार आता था, वो भी 5-10 मिनटों के लिए। इससे लेकर इसकी पत्नी झगड़ा भी करती थी।
परिवार के लोग भी कहते कि समय नहीं देते हो, ऊपर से पैसे भी नहीं भेजते। इस पर यह कहता कि उसकी टीम है, वो लोग भी घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं। घर का खर्च पिता की नौकरी और दादी की पेंशन से ही चलता था। ये घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वैसे सुरेश दुबई भी घूमने जाता था। इसने एयरपोर्ट की फोटो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखी है। रवीना के बयान के आधार पर पुलिस ने सुरेश को भी उठा लिया। 11 अप्रैल को सुरेश के पड़ोसी उसके घर वालों को सूचना देते हैं कि आपके बेटे को भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने किसी महिला के साथ मिलकर उसके पति का कत्ल कर दिया। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। वैसे रवीना ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में सिंगल मदर लिख रखा था, जबकि ये अपने पति के साथ रहती थी। सुरेश ने भी अपने बायो में सिंगल लाइफ लिख रखा है, जबकि इसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है। करीब 1.5 साल पहले रवीना और सुरेश की मुलाकातें हरियाणवी नाटक में काम करने के दौरान हुई थी। वहीं पर इनकी दोस्ती होती है, जान पहचान होती है। पति प्रवीण के दबाव देने पर पत्नी रवीना ने काम करना छोड़ दिया था। फिर रवीना को सुरेश समझाता है कि काम करने के लिए आ जाओ, मना मत करो। ये उसकी तारीफें करता, उसकी एक्टिंग की, खूबसूरती की, ऐसी ऐसी बातें कहता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, जो उसका पति भी नहीं कहता था। झूठी तारीफें करता, कहता कि तुमको और भी रील बनानी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, नाटक में काम करो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा पैसे कमाती हो। इन सारी बातों से रवीना सुरेश के करीब जाने लगी। इसने अपने घर वालों, ससुराल वालों और पति के मर्जी के खिलाफ जाकर फिर से काम करना शुरू कर दिया। अब ये लोग क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। ये सुरेश के साथ खुलकर काम करने लगी। वीडियोस में कभी भाभी, कभी पत्नी, कभी मां बनती थी, लेकिन असल जिंदगी में इसने सारे रिश्तों से मुंह मोड़ लिया था। जब भी पहले रवीना का पति से झगड़ा होता था तो ये मायके चली जाती थी, लेकिन अब ये मायके जाने के बहाने सुरेश के पास जाने लगी। दोनों साथ रहते थे। क्योंकि पति अक्सर बाहर रहता था तो सुरेश रवीना से मिलने के लिए घर पर भी आता था। मैं घर की फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ी बनी है वो बाहर से है। बाहर से ही छत पर जा सकते थे, बिना किसी की नजर में आए। इसी का फायदा रवीना उठाती थी। ससुर भी हमेशा बाहर रहते हैं, शादी विवाह में खाना पकाते हैं। अब तक पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल बिगड़ चुका था। दोनों जब एक दूसरे को देखते थे तो झगड़ते थे। पति को अपनी पत्नी का सुरेश से बात करना पसंद नहीं था। 23 मार्च को रवीना घर पर आई। बेटे के किसी काम से पति भी घर आ गया। दोनों में फिर से झगड़ा होता है। इसके बाद ही रवीना ने सोचा कि रोज रोज की रोक टोक से तंग आ चुकी है। अब पति को रास्ते से हटा देना चाहिए। ये ठीक से रील्स नहीं बनाने देता, वीडियो बनाने नहीं देता, बाहर जाने से रोक टोक करता है, सुरेश से बात करने नहीं देता। इसके बाद ये सुरेश से बात करके प्लान बनाती है। मीडिया में कुछ और रिपोर्ट्स हैं कि 25 मार्च को घर में कोई भी नहीं था। ससुर काम से बाहर गए थे, देवर भी बाहर थे, देवरानी नीचे के घर में थी, पति भी बाहर था। इसीलिए रवीना ने सुरेश को अपने घर पर बुला लिया। इसी बीच कुछ देर बाद प्रवीण अचानक घर पर आ जाते हैं और पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लेते हैं। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, सुरेश से मारपीट करने लगे। तभी रवीना दूसरे कमरे से चुन्नी या दुपट्टा लेकर आती है और पति के गले में लपेट देती है। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका जीवन समाप्त कर दिया। रवीना ने मारपीट में लाठी डंडे का भी प्रयोग किया। एक और बात, रवीना पहले से ही ये प्लान कर रही थी। घर वालों ने जो सीसीटीवी फुटेज में पाया और पुलिस के अनुसार 23 मार्च को जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तभी पत्नी सोच लेती है। इसने अपने प्रेमी को कॉल करके बता दिया कि घटना अंजाम देना है। 25 मार्च की रात में पति भोजन करके 9 बजे तक सो जाता है। रात में 11 बजे के आसपास प्रेमी को कॉल करके बुलाती है, लेकिन वो आ नहीं रहा था। अगर बीच में कोई देख लेता तो लौट जाता, फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है। आधी रात करीब 12 बजे के आसपास जब पूरा सन्नाटा हो गया तो ये प्रेमिका के घर पर जाता है। वो इसका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिए। अब दोनों रात में 12:55 पर बाइक से प्रवीण को लेकर निकल पड़ते हैं। ये दिनोद नाले में जाकर फेंक देते हैं। ऊपर से घास फूस डाल दिया ताकि कोई देख न पाए।
कुछ दिन में शव सरकर समाप्त हो जाएगा, फिर कोई पहचान नहीं सकता। घंटे भर ये वहीं पर रहते हैं, फिर लौट आते हैं। 1:55 पर ये आते हुए दिखाई देते हैं। 5:15 बजे के आसपास सुरेश रवीना को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, फिर वो भी चला गया। आगे रवीना सारा नाटक करती है। पुलिस ने बाइक के साथ साथ उस चुन्नी को भी बरामद कर लिया। रवीना का 7 साल का बेटा था। इसने उसके बारे में भी नहीं सोचा। इसको अपने प्रेमी के साथ रहना था, उसके साथ जीवन बिताना था और सोशल मीडिया पर फेमस होना था। प्रवीण के घर वाले कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।